नमस्कार बच्चों, सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं ना, मतलब क्लास को आगे क्या बढ़ाते हैं, चैप्टर को फिनिश कर दिया अपन ने ना। अब अपना चैप्टर चलेगा नया जैव अणु है ना, बायोमोलिक्यूल है ना। अरे बायोलॉजी का चैप्टर है ना, इसमें केमिस्ट्री लग रही है एक तरीके से, बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर है ना। बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी में केमिस्ट्री लगानी है ना। इसमें बस अपन को ज्यादा जो समझना है ना वो कार्बोहाइड्रेट समझना है ना, उसमें केमिस्ट्री ज्यादा लग रही है। आगे तो बायोलॉजी है ना, उसमें विशेष केमिस्ट्री नहीं है ना। प्रोटीन वगैरह, विटामिन वगैरह उनमें तो बायोलॉजी है ना, डीएनए आरएनए वगैरह उसमें है ना। हाँ, थोड़ी बहुत कोई केमिस्ट्री है तो उसको समझा देंगे अपना ना, बाकी तो बायोलॉजी जैसा है ना, लिखवाने का ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट समझने का सब कुछ है ना। तो जैव अणु बायोमोलिक्यूल कितने नंबर का चैप्टर है? 4 नंबर का। अब देखिए जैव अणु क्या होते हैं? जीवित जीवों के शरीर में ना, अरे मृत में नहीं, जीवित में, तो जीवित जीवों के शरीर में पाए जाने वाले ऐसे जैव रासायनिक पदार्थ है ना जो जीवों की वृद्धि, विकास और मरम्मत के लिए क्या है, जरूरी। अरे जैसे प्रोटीन है, मरम्मत का काम करता है ना, कोशिकाओं की रिपेयर का काम करता है, ठीक है ना। वृद्धि विकास ने कार्बोहाइड्रेट, वसा वगैरह हैं, ये सारे क्या हैं, अरे वृद्धि विकास से रिलेटेड है ना। तो जीवित जीवों के शरीर में पाए जाने वाले ऐसे जैव रासायनिक पदार्थ जो जीवों की वृद्धि, विकास और किसके लिए, मरम्मत के लिए क्या है, अरे जरूरी हैं, वो क्या कहलाते हैं, जैव अणु। और इसके उदाहरण हो गए कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन है ना, खनिज लवण, एंजाइम वगैरह सब कुछ है ना, इसी के अंदर आएंगे ना, ठीक है। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, देखिए। जीवित जीवों के शरीर में पाए जाने वाले ऐसे जैव रासायनिक पदार्थ जो कि जीवों की वृद्धि, विकास एवं मरम्मत के लिए आवश्यक हों, जैव अणु कहलाते हैं। जैव अणु कहलाते हैं, है ना। उदाहरण देखिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट जो अपन को पढ़ना है ना, वसा, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन एटसेट्रा। न्यूक्लिक एसिड लिख लो, न्यूक्लिक एसिड है ना, अम्ल, जिसमें डीएनए आरएनए आते हैं ना, एटसेट्रा। ये लीजिए, ये अपन को सारे पढ़ने हैं ना। अरे ये अपन को सारे ही पढ़ने बच्चों ना। और चाहो तो एंजाइम, हार्मोन भी लिख लो ना। अरे इसी में एंजाइम भी आते हैं ना, ये लो, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम, ये भी दे रखा है आपने ना, हार्मोन है ना। ये लीजिए, अब हमको इसमें से 1 बाय 1 करके है ना ये टॉपिक पढ़ने हैं ना। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे ना। कार्बोहाइड्रेट में पूरी केमिस्ट्री लग रही है ना। हाँ, वहां बायोलॉजी वगैरह कोई काम नहीं है ना। हाँ, केमिस्ट्री है पूरी है ना। ये समझने की स्ट्रक्चर्स वगैरह थोड़ी बड़ी बड़ी आएंगी है ना। हाँ, पर वो बहुत ज्यादा ना टिपिकल नहीं है ना। हाँ, दिखने में बड़ी भयावह लगती है ना, पर है वैसे सिंपल है ना, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट। अरे सबसे पहले क्या है बच्चों अपने, कार्बोहाइड्रेट। देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या है, सुनिए। तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है ना बच्चों। कार्बोहाइड्रेट कितने शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्दों से है ना। एक कार्बो और दूसरा हाइड्रेट है ना। एक है आपका कार्बो और दूसरा क्या है, हाइड्रेट।
देखिए कार्बो का मतलब क्या है, कार्बन। कार्बो का मतलब क्या है, कार्बन। और देखिए हाइड्रेट शब्द है ना, ये जल के लिए लगाते हैं ना, किसके लिए, जल के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन के है ना, किसके, कार्बन के जलयुक्त यौगिक है ना, अरे कार्बन के जल के साथ जो यौगिक है यानी कार्बन के जलयुक्त यौगिक क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं ना। कार्बन के जलयुक्त यौगिक क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ये डेफिनेशन कैसी है, पुरानी है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, कार्बन के जलयुक्त यौगिक जलयुक्त यौगिक कॉमा कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कार्बन के जलयुक्त यौगिक क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं ना। कार्बन के जलयुक्त यौगिक क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं ना। ये ऊर्जा का प्रथम स्रोत होते हैं भैया ना, अरे ये ऊर्जा का प्रथम स्रोत होते हैं ना कार्बोहाइड्रेट। अरे सबसे पहले जो पाचन होता है ना, पाचन तंत्र तो सबने पढ़ा होगा ना, अरे 10th क्लास तक तो सबने पढ़ाई होगा ना, 11th वालों ने केवल और पढ़ लिया होगा, बायोलॉजी वालों ने ना, हाँ पर मैथ वालों ने इतना तो पढ़ाई है। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र वगैरह, परिसंचरण तंत्र वगैरह होते हैं ना। तो पाचन तंत्र होता है ना, भोजन का जो पाचन होता है, पाचन सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का होता है ना। तो जिसका पाचन सबसे पहले होगा, अरे एनर्जी उसी से सबसे पहले मिलेगी ना, उसी से एनर्जी सबसे पहले मिलेगी ना। फिर वसा का होता है, फिर प्रोटीन का होता है। मैंने देखो इसी ऑर्डर में लिखा है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले, ऊर्जा सबसे पहले मिलेगी उससे, फिर वसा का, फिर प्रोटीन का सबसे अंत में ना। अरे प्रोटीन है तो ऊर्जादायी पदार्थ, पर सामान्य परिस्थितियों में ये ऊर्जा नहीं देता, आपातकालीन परिस्थितियों में ऊर्जा देता है या ना, कौन, अरे प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है, कोशिकाओं की मरम्मत का काम करता है ना। आपातकालीन परिस्थितियों का मतलब क्या है, अरे जैसे कोई भूख हड़ताल पे बैठ गया है ना, आपने कोई व्रत वगैरह रखा है ना, खाना वाना नहीं खाया, तो फिर आपको एनर्जी कहां से मिलेगी, प्रोटीन से। प्रोटीन सामान्य परिस्थितियों में एनर्जी नहीं देता, लेकिन आपातकालीन परिस्थितियों में ऊर्जा देता है ना। तो ये ऊर्जादायी पदार्थ है ये, अरे ये ऊर्जादायी पदार्थ है बच्चों, ये वाले। अरे ये जो तीन है ना, ये कैसे हैं, ऊर्जादायी पदार्थ। अरे ये ऊर्जा देते हैं, ये लीजिए, ठीक है ना। ये ऊर्जा नहीं देते पर जरूरी है ना, उधर वाले ऊर्जा नहीं देते हैं ना, ये ऊर्जादायी पदार्थ है, ऊर्जा देते हैं। तो क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का क्या है, प्रथम स्रोत। क्यों, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से मिल रही है एनर्जी है ना। और वैसे भी देखो, अरे किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाती है ना, हाँ हालत खराब है, हॉस्पिटल वगैरह लेके जाते हो तो सबसे पहले ग्लूकोज की बोतल ही चढ़ाता है ना डॉक्टर ना। अरे ग्लूकोज की बोतल ही चढ़ाता है, कारण क्या है, एनर्जी मिल जाएगी फटाफट ना। तो क्या कहेंगे अपन, सेकेंड पॉइंट, ये ऊर्जा का प्रथम स्रोत होते हैं। अभी थोड़ा थ्योरेटिकल चल रहा है ना, स्रोत होते हैं, ये लीजिए। अगला देखिए आप, इनका जो सामान्य सूत्र है ना, वो होता है CnX, है ना, मतलब CxH2O का होल भाई है ना। तो क्या लिख सकता हूं मैं, इनका सामान्य सूत्र, कौन सा सूत्र बच्चों, सामान्य सूत्र CxH2O का होल y, CxH2O का होल y होता है। अर्थात इनमें कार्बन व जल के मध्य, कार्बन व जल के मध्य 1:1 का सरल अनुपात पाया जाता है ना। कौन सा अनुपात, सरल अनुपात पाया जाता है। 1:1 का क्या पाया जाता है, सरल अनुपात पाया जाता है ना। उदाहरण जैसे देखो, इसके उदाहरण देता हूं मैं ना। अरे इसकी उदाहरण बच्चों देखो,
C6H12O6, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ग्लूकोज। अरे इसको क्या बोलते हैं अपन? ग्लूकोज, है ना। फ्रक्टोज का भी सूत्र तो यही है, C6H12O6, है ना। लेकिन है ना, इन दोनों में अंतर क्या है? ग्लूकोज में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है, फ्रक्टोज में कीटोन क्रियात्मक समूह, ये इनमें अंतर है ना। ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों का ही सूत्र यही है ना। ये लो मैं लिख देता हूं, ग्लूकोज और वो C6H12O6, ये किसका है? अरे ये फ्रक्टोज का है बच्चों ना। किसका है? फ्रक्टोज का। अरे ये किसका सूत्र है? फ्रक्टोज का सूत्र है ना। किसका सूत्र है? फ्रक्टोज का। तो देखो, अरे इस सूत्र का पालन करने के देखो आप, तो ग्लूकोज में क्या है? C6, अरे ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों का सूत्र यही तो है, C6H12O6 है क्या? देखो कार्बन कितने? 6, और देखो 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। अरे 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलकर 1 जल का अणु, तो 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे? अरे 6 जल के अणु। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं C6H2O का होल 6। तो देखो कार्बन भी कितने? 6, H2O भी कितने? 6। अरे 6:6, 1:1 ही तो आ गया। यही तो लिखा अपन ने कि कार्बन और जल के मध्य में 1:1 का क्या पाया जाता है? सरल अनुपात। वो क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ये परिभाषा कौन सी है? पुरानी, है ना, ओल्ड डेफिनेशन है ना। फिर बाद में क्या देखा गया कि वो सारे यौगिक जो इस सूत्र का पालन करते हैं कार्बोहाइड्रेट नहीं होते ना। कुछ यौगिक ऐसे भी होते हैं जो इस सूत्र का पालन नहीं करते लेकिन फिर भी कार्बोहाइड्रेट हैं। तो इसका मतलब ये डेफिनेशन क्या होगी? फेल। तो फिर कौन सी डेफिनेशन आई थी? अरे नई डेफिनेशन आई थी, है ना। हाँ ठीक है ना, आधुनिक परिभाषा। कौन सी? आधुनिक परिभाषा, मॉडर्न। ठीक है ना। तो एक बार आप यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आगे की बातें लिखता हूं ना। एक सेकंड में इसको एज करूं पहले, है ना, फिर आप नोट डाउन कीजिए ना। हाँ ये तो मैंने समझाया ना आपको, ये लीजिए। हाँ जी, कर लिया आपने नोट डाउन? देखिए सुनिए। हाँ जी बच्चों, देखिए आगे। हाँ जी देखिए, तो वे सभी यौगिक, एक सेकंड, देखिए वे सभी यौगिक जो कि इस सूत्र का पालन करते हैं ना, इस सूत्र का पालन करते हैं, सभी कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं ना, सभी कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं ना। देखिए जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं ना, देखिए फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक, इसका सूत्र है HCHO। अरे इसका सूत्र क्या है बच्चों? HCHO ना।
एक है एसिटिक अम्ल। अब तो ये सब कुछ हम पढ़ के आ रहे हैं ना, एसिटिक अम्ल। देखिए एसिटिक अम्ल का सूत्र है आपका CH3COOH, ठीक है ना, CH3COOH। एक सेकेंड, CH3COOH एटसेट्रा ना। ये लीजिए, ये दोनों ही इस सूत्र का पालन तो करते हैं पर कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं ना। एक और लिखता हूं मैं, देखो कुछ यौगिक इस सूत्र का पालन नहीं करते हैं किंतु कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कैसे होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना। इसका एग्जांपल देखिए आप, इसका एग्जांपल है रेमनोज। ये रेमनोज एक शर्करा है बच्चों ना, और इसका सूत्र होता है C6H12O5। रेमनोज का सूत्र क्या है? C6H12O5। और एक है डी ऑक्सी राइबोज। जो शर्करा डीएनए में पाई जाती है ना, उसका नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोज शर्करा ना। कौन सी? डीऑक्सी राइबोज शर्करा। और इसका फॉर्मूला है C5H10O4, ठीक है ना, एटसेट्रा। अब देखिए दोनों को समझिए आप ना। देखिए ऊपर वाले में देखो फॉर्मेल्डिहाइड, अरे फॉर्मेल्डिहाइड ये है ना HCHO, इसको चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना C, और देखो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन तो CH2 हो गया ना। तो देखो कार्बन और जल के बीच 1:1 का सरल अनुपात है। सूत्र का पालन तो कर रहा है पर कार्बोहाइड्रेट नहीं है। यही लिखा मैंने कि वे सभी यौगिक जो इस सूत्र का पालन करते हैं सभी कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। ऐसे देखो एसिटिक एसिड, देखो 2 कार्बन है C2, हाइड्रोजन कितने? 3 और 1 4, 2 ऑक्सीजन। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ना C2H2O का होल ट्वाइस। देखो कार्बन भी 2 है और H2O भी 2 है, 2:2 का मतलब 1:1 ही 2 है। सरल करोगे इसको तो पालन तो कर रहे हैं दोनों पर कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ऐसे देखो इनको, देखो C6 कार्बन तो 6 है और देखो अरे हाइड्रोजन 12। अब 12 हाइड्रोजन के साथ तो अरे 6 ऑक्सीजन चाहिए थे ना, पर ऑक्सीजन 5 ही है। इसका मतलब ऐसा नहीं हो रहा है C6H2O का होल 6 जैसा नहीं हो रहा ना। इसका मतलब कार्बन और जल के बीच में है ना सरल अनुपात नहीं है। ऐसे यहां भी देखो कार्बन तो 5 है और देखो अरे 10 हाइड्रोजन के साथ में 5 ऑक्सीजन चाहिए थे ना, तब जाके ये क्या होता? C5H2O का होल 5, तब जाके 1:1 आता ना। इसका मतलब ये दोनों सूत्र का पालन नहीं कर रहे। अरे पालन नहीं कर रहे, लेकिन क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट हैं। तो इसका मतलब ये जो ओल्ड डेफिनेशन थी, पुरानी परिभाषा थी, ये फेल हो गई है ना। तो फिर नई परिभाषा दी गई थी ना। कौन सी परिभाषा? नई। और नई परिभाषा क्या है देखिए आप, मैं लिखता हूं उसको ना। नई परिभाषा को देखिए अपन। हाँ जी, देखिए नई परिभाषा क्या है, सुनिए। आधुनिक परिभाषा। तो अपनी हेडिंग क्या होगी अब? आधुनिक परिभाषा। आधुनिक परिभाषा क्या कहेंगे कि ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी है ना। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब अरे एक से ज्यादा OH ग्रुप हो ना, कार्बोनिल यौगिक, तो या तो स्वयं कैसे होते हैं, यानी यूं कह सकते हैं ना, अरे ऐसे का है ना, मतलब प्रकाशिक सक्रिय यौगिक है ना। ऐसे प्रकाशिक सक्रिय यौगिक है ना। प्रकाशिक सक्रिय का मतलब प्रकाश के प्रति एक्टिविटी दिखाए। प्रकाशिक समायोक्ता मैंने कंप्लीट पढ़ा रखी है आपको ना। तो ऐसे प्रकाशिक सक्रिय यौगिक जो या तो स्वयं का हो, पॉलीहाइड्रोक्सी
अरे कार्बोनिल यौगिकों प्रकाशिक सक्रिय होना चाहिए, और पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब अरे एक से ज्यादा OH ग्रुप होने चाहिए ना, और कैसा हो कार्बोनिल यौगिक का मतलब एल्डिहाइड या कीटोन क्रियात्मक समूह, या तो ऐसा हो या फिर जल अपघटन के बाद ऐसा बन जाए, तो उसको अपन क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट। तो डेफिनेशन क्या होगी अपनी, देखो आधुनिक परिभाषा में लिखता हूं ना, देखिए क्या है, वे प्रकाशिक सक्रिय यौगिक जो या तो स्वयं पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक जो या तो स्वयं पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक यानी एल्डिहाइड या फिर कीटोन पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक होते हैं, या जल अपघटित होकर अब ये थोड़ा थ्योरेटिकली चल रहा है ना, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक देते हैं, कार्बोनिल यौगिक देते हैं ना, कार्बोनिल यौगिक देते हैं ना, या तो स्वयं का हो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, या फिर जल अपघटित होकर ऐसा दे ना पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, ये लीजिए। तो ये क्या होगी, आधुनिक परिभाषा ना। कौन सी परिभाषा बच्चों, आधुनिक परिभाषा ना। और इसका एग्जाम्पल देना चाहें तो देखिए इसके एग्जाम्पल हैं, चलिए यही लिख देता हूं मैं ना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल है, धीरे धीरे आएंगे अभी, है ना, आपको रटने की जरूरत नहीं है इनको ना। लैक्टोज, सुक्रोज, तो रेमनोज लिखा ही अभी अपन ने, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, रेमनोज एटसेट्रा, ठीक है ना। डीऑक्सीराइबोज, ये सारे है ना, गैलेक्टोज, बहुत सारे आएंगे अभी, है ना। ये सारे क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट है ना। अरे ये सारे क्या है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट है ना। अब देखो कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या है ना, कार्बोहाइड्रेट की कार्य, देखिए कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या है, सुनिए, है ना। यानी कार्बोहाइड्रेट का इसका प्रमुख कार्य है, अरे इसका प्रमुख कार्य तो क्या है, एनर्जी देता है ना। सबसे पहले एनर्जी इससे मिलती है ना, ऊर्जा। तो ये ऊर्जा देता है ना, तो शरीर को ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करता है ना। हाँ, तो इसका प्रमुख कार्य है शरीर को ऊष्मा व
अरे ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है ना, ऊर्जा की जब क्षति होती है ऊष्मा के रूप में होती है ना, तो ऊष्मा व ऊर्जा प्रदान करना, प्रदान करना ऊष्मा व ऊर्जा प्रदान, इसका प्रमुख कार्य शरीर को ऊष्मा व ऊर्जा प्रदान करना है ना। देखिए पौधों में तो ये है ना, अरे पौधे जो होते हैं ना, पौधे प्लांट्स, उनमें तो ये स्टार्च के रूप में है ना, अरे कार्बोहाइड्रेट है वो पौधों में स्टार्च के रूप में ना स्टोर रहता है ना, संग्रहित रहता है, जबकि जंतुओं में, अरे जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में है ना संचित रहता है ना। किसके रूप में बच्चों? तो आपसे पूछ ले कि पौधों में है ना, अरे कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित रहता है या संचित रहता है, तो स्टार्च के रूप में, और जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में ना स्टोर, ये लो मैं लिख दूं यहां संग्रहित। अब जैसे देखो, अरे अपनी बॉडी है ना, अपना कंकाल तंत्र वो तो हड्डियों से बना हुआ है ना, अरे अस्थियों से बना हुआ है ना, तो ऐसे पौधों का जो कंकाल तंत्र है, अरे वो कार्बोहाइड्रेट से बना होता है ना। तो क्या लिख सकते हैं अगला कि ये पौधों या पादप लिख लो, कुछ भी लिख लो ना, है ना, पौधा छोटा होता है ना, पादप बड़ा होता है ना, अरे बायोलॉजी लगाए थोड़ी सी है ना। हाँ, तो ये पादपों के कंकाल तंत्र का निर्माण करते हैं ना, निर्माण करते हैं कौन? कार्बोहाइड्रेट। और देखिए एक कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं ना, अरे पौधों की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है ना। तो ये पादपों की कोशिका भित्ति है ना, सेल वॉल, कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। ये लीजिए, निर्माण करते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं उधर लिख दूं चाहो तो है ना, कि जो पौधे हैं ना, अरे पौधे, इनकी जो कोशिका भित्ति है ना, पौधों की, ये लो, पौधों की कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति अरे किसकी बनी होती है बच्चों? अरे कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है ना। ये लो मैं लिख दूं सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। तो आपसे पूछ लिया ना कि पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है ना। और सेल्यूलोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट ही है ना। अरे सेल्यूलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो इसके तीन काम हो गए। एक तो इसका मुख्य काम तो क्या है, प्रमुख काम तो है ना शरीर को ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करना ना। दूसरा है पौधों में ये है ना स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है, जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में, पौधों के कंकाल तंत्र का निर्माण करता है। एक पौधों की जो कोशिका भित्ति है उसको बनाता है ना। जैसे पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है ना। किसकी? सेल्यूलोज, ठीक है। और सेल्यूलोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है ना। तो ये इसके मैंने कार्य बता दिया ना। ये थोड़ा थ्योरेटिकली पार्ट चल रहा है भैया ना। अरे ये थ्योरेटिकली पार्ट चल रहा है बच्चों ना, तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए। ये धीरे धीरे काम आएगा, आ गया ना। चलिए आपने नोट डाउन कर लिया, आगे देखिए। हाँ जी, देखिए आगे।
हाँ जी, हाँ जी बच्चों, तो अपन ने यहां तक लिख लिया ना। अब देखिए, अब मैं इसका वर्गीकरण करता हूं ना, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण है ना। देखिए वर्गीकरण, चलिए वर्गीकरण करता हूं मैं ना। हाँ जी, ये वर्गीकरण है ना, अरे ये 2-3 प्रकार से कर रखा है इसका वर्गीकरण है ना, 3 टाइप से है ना। देखिए एक तो जल अपघटन के आधार पर है ना, या आणविक आकार के आधार पर भी बोल सकते हैं अपना। तो जल अपघटन के आधार पर, जल अपघटन के आधार पर है ना, किसके आधार पर? जल अपघटन के आधार पर। एक स्वाद के आधार पर ना, किसके आधार पर बच्चों? स्वाद के आधार पर। और एक अपचायक व अनपचायक। गुण के आधार पर ना, गुण के आधार पर, अपचायक और अनपचायक गुण के आधार पर। अब देखिए इस आधार पर तो इनको 3 भागों में बांट सकते हैं अपना। कितने भागों में? 3। देखिए एक मोनोसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड भी बोलते हैं ना, तो मोनोसैकेराइड। एक है आपका ओलिगोसैकेराइड। कौन सा बच्चों? ओलिगोसैकेराइड। और एक है आपका पॉलीसैकेराइड। एक कौन सा है आपका? पॉलीसैकेराइड। स्वाद के आधार पर देखो ना, अरे कार्बोहाइड्रेट को 2 भागों में बांट सकते हैं ना, एक शर्करा शुगर और दूसरा है अशर्करा नॉन शुगर है ना। एक शुगर दूसरा नॉन शुगर है ना, अशर्करा। अशर्करा। और देखो इसको भी 2 भागों में बांट सकते हैं ना। एक है अपचायक शर्करा, या अपचायक कार्बोहाइड्रेट बोल दो ना, और दूसरा है अनपचायक शर्करा। ठीक है ना, एक अपचायक दूसरा अनपचायक। ठीक है, अब सुनिए। अब हाँ जी, तो ये तो इंपॉर्टेंट है आपके ना,
अरे ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये वाला है ना, और ये समझने के लिए है ना। तो 3 प्रकार से अपन ने वर्गीकरण कर दिया ना। इसमें से मोनोसैकेराइड पूछ लिया गया पहले ना, अरे मोनोसैकेराइड पूछ लिया गया है ना, ये इंपॉर्टेंट है ना जल अपघटन के आधार पर। अब देखिए मैं इनकी डेफिनेशन लिख दूं पहले, यही है ना। शर्करा देखो ना, इसकी है ऐसे, तो दोनों की डेफिनेशन सेम ही है ना। एक मीठे हैं एक मीठे नहीं। अरे शर्करा चीनी कैसी होती है, मीठी होती है ना, तो क्या कहेंगे ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि स्वाद में मीठे होते हैं, मीठे होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं अपन, शर्करा ना। और इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है बच्चों क्या, अरे मोनोसैकेराइड, अभी आप सीख जाओगे मोनोसैकेराइड कौन कौन से हैं ना, ये वाले। और एक ओलिगोसैकेराइड, एक क्या होगा ओलिगोसैकेराइड। ये दोनों ही स्वाद में कैसे हैं बच्चों, अरे मीठे हैं, और मीठे हैं तो क्या कहलाते हैं, अरे शर्करा कहलाते हैं। तो इसको मैं शॉर्ट में लिख दूंगा ना, अरे मीठे नहीं होते हैं ना, मीठे नहीं होते। ये लो, पूरी डेफिनेशन लिखना चाहें तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि स्वाद में मीठे नहीं होते क्या कहलाते हैं बच्चों, अरे अशर्करा कहलाते हैं। और इसका एग्जाम्पल एक ही है ना, एक का मतलब अरे पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। अब कौन कौन होता है पॉलीसैकेराइड वगैरह अभी देखने वाले हैं ना। तो अभी तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अशर्करा कौन है, पॉलीसैकेराइड, शर्करा कौन है कि सभी मोनोसैकेराइड, और दूसरा ओलिगोसैकेराइड है ना। तो ये दोनों शर्करा में, ये अशर्करा में। अब देखिए एक अपचायक और एक कैसा है अनअपचायक। देखिए अपचायक के बारे में देखिए मैं इधर लिखता हूं ना, यानी अपचायक शर्करा का मतलब है ना, अरे ऐसे कार्बोहाइड्रेट या ऐसी शर्करा जो कि है ना, अरे फेलिंग विलयन और टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित करती है, वो अपचायक, नहीं करती है वो अनअपचायक। ये लो सिंपल सी डेफिनेशन है ना, अरे सिंपल सी डेफिनेशन है तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। देखिए ऐसे कार्बोहाइड्रेट, चलिए यहां लिखता हूं थोड़ा सा, इससे अपन को जगह मिल जाएगी ना, एक सेकंड है ना। हाँ फिर उसमें तो मैं ना शॉर्ट में लिखूंगा इसकी तरह, ठीक है ना। यानी क्या कह सकते हैं कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि टॉलेन अभिकर्मक, टॉलेन अभिकर्मक व फेलिंग विलयन को अपचयित कर देते हैं ना, अपचयित कर देते हैं, वो कौन सी कहलाएगी, अपचायक शर्करा ना। उदाहरण है, इसका उदाहरण है ना, एक तो सभी मोनोसैकेराइड है ना, सभी मोनोसैकेराइड, सभी मोनोसैकेराइड। एक देखो ओलिगोसैकेराइड को आगे जाके बांटेंगे अपन, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, ऐसे है ना। उसमें डाइसैकेराइड इंपॉर्टेंट है ना, वो अपने दे रखा है, उसको अपन को पढ़ना है ना। तो क्या लिख सकता हूं मैं, सभी तो मोनोसैकेराइड और फिर डाइसैकेराइड। कौन सा सैकेराइड, डाइसैकेराइड। अब देखो डाइसैकेराइड 3 दे रखे हैं सिलेबस में अपने, है ना, एक माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। उसमें से माल्टोज और लैक्टोज कैसे हैं, अपचायक। तो इसमें मैं लिख देता हूं माल्टोज और
लैक्टोज। हाँ जी, ये हो गया माल्टोज और दूसरा लैक्टोज। अनपचायक में क्या देखो, अनपचायक में शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं ना कि टॉलन अभिकर्मक अगर पूरी डेफिनेशन लिखनी है आपको ना तो इसके जैसे लिखें वही कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि टॉलन अभिकर्मक और फैलिंग विलयन को अपचयित नहीं करते हैं ना, यानी टॉलन अभिकर्मक व फैलिंग विलयन को ना फैलिंग विलयन को अपचयित नहीं करते हैं ना, टॉलन अभिकर्मक और फैलिंग विलयन को अपचयित नहीं करते हैं कार्बोहाइड्रेट, वो क्या कहलाते हैं? अनपचायक। अरे वो क्या कहलाते हैं बच्चों? अनपचायक। ठीक है, और इसका उदाहरण है सुक्रोज, याद रख लो आप ना। अरे इसका उदाहरण क्या याद रख लो बच्चों? सुक्रोज। ये लो, सुक्रोज भी एक डाइसैकेराइड है, पर सुक्रोज कैसा है बच्चों? अरे अनपचायक, जबकि माल्टोज और लैक्टोज कैसा है? अपचायक। तो ये तो मैंने आपको शॉर्ट में यही समझा दिया ना। अब इसमें से मैं देखो मोनोसैकेराइड लेता हूं ना, 1 बाय 1 करके ना, फिर डाइको, फिर ओलिगो को, फिर इसको क्या नाम है इसका, फिर कौन सा है? पॉलीसैकेराइड है ना। इनको 1 बाय 1 करके लेता हूं मैं ना। हाँ जी, देखिए मोनोसैकेराइड डाल देता हूं मैं हेडिंग ना, और मोनोसैकेराइड को लिखते हैं ना मोनो सैकेराइड। देखिए मोनोसैकेराइड का मतलब क्या है ना, अरे जल अपघटन करवा रहे हैं अपन ना, किसका? कार्बोहाइड्रेट का। तो जल अपघटन के आधार पर मोनो है ना, इसको कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांट दिया। कितने में? 3। मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता ना, अरे जिनका जल अपघटन नहीं होता, यानी उसको हम जल अपघटन करवा के और सरल है ना यौगिक में परिवर्तित नहीं कर सकते ना, जितना सिंपल है उससे और भी सिंपल नहीं कर सकते। वो कौन सा कहलाएगा? मोनोसैकेराइड। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करवाने पर 2 से लेकर 10 तक, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 10 तक मोनोसैकेराइड की इकाइयां मिलती हैं, वो ओलिगोसैकेराइड कहलाता है। और जिनमें 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड की इकाइयां मिलती है जल अपघटन करवाने पर, वो पॉलीसैकेराइड कहलाता है ना। तो मैं क्या लिखूंगा कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि कैसे होते हैं? अरे सिंपलेस्ट होते हैं, सरल होते हैं ना, यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन, जिनका ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता है, अर्थात सरलतम, कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर इससे सरल यौगिक नहीं दे सकते हैं ना, नहीं दे सकते हैं, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं ना। मोनो सैकेराइड कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? अरे मोनोसैकेराइड कहलाते हैं बच्चों ना। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए आप इसकी।
इसके एग्जाम्पल देखिए अपन, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, ठीक है ना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। राइबोज याद रख लो, जो आरएनए में मिलती है वो शर्करा ना, डीऑक्सी राइबोज, चलो एटसेट्रा, इतने याद रख लो अब तो ना, पूछ लिया आपसे ना। तो ऐसे पूछा था सवाल कि मोनोसैकेराइड क्या है, तो क्या कहेंगे कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जलापघटन नहीं होता या फिर जलापघटित होकर इससे सरल योगिक नहीं दे सकते ना, जो सिंपल है उससे भी सिंपल नहीं दे सके, वो क्या कहलाएगा आपके मोनोसैकेराइड। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना। अब मैं ओलिगो लेता हूं, फिर पॉली, ओलिगो फिर पॉली। हाँ जी, आपने कर लिया नोट डाउन, देखिए हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बच्चों, हाँ जी, देखिए अगला है ओलिगोसैकेराइड, है ना, ओलिगोसैकेराइड सेकंड। पहला मोनोसैकेराइड था जलापघटन के आधार पर, अब है ओलिगो सैकेराइड। देखिए ओलिगोसैकेराइड क्या है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि जलापघटित होकर ना, अरे 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड की इकाइयां देते हैं ना, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 10। तो क्या कहेंगे, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि जलापघटित होकर जलापघटित होकर 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड की इकाइयां देते हैं ना, इकाइयां देते हैं, ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं ना, ओलिगो सैकेराइड कहलाते हैं ना, ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए अपन, ओलिगोसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं, एक तो है आपके सुक्रोज, एक तो क्या है बच्चों सुक्रोज, एक है लैक्टोज,
और एक है आपके माल्टोज। देखिए सुक्रोज जो है ना, सुक्रोज एक तो बना होता है किससे, अरे ग्लूकोज से, और एक बच्चों किससे बना होता है, फ्रक्टोज से, FRUCTOSE, है ना, फ्रक्टोज। अब ग्लूकोज को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ना, एक ग्लूकोज GLU ग्लूकोज प्लस दूसरा है गैलेक्टोज। तो देखो अब आपको ना याद नहीं रखने मोनोसेक्राइड के एग्जांपल, ये मोनोसेक्राइड ही है, ये ग्लूकोज गैलेक्टोज है ना, ग्लूकोज फ्रक्टोज है ना, हाँ। और ये जो माल्टोज है ना, अरे इसमें दोनों ही क्या होती है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी दो मोनोसेक्राइड की इकाइयां होती है ना। तो हमसे कोई पूछ लिया ना क्या, अरे क्या पूछ रहे बच्चों कि सुक्रोज है ना, पहले तो ओलिगोसेक्राइड का एग्जांपल क्या है, सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज। सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना है, दोनों ही मोनोसेक्राइड की इकाइयां है ना, इंपॉर्टेंट है। लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से, और माल्टोज है वो दोनों ही ग्लूकोज से मिलकर बना होता है ना, यानी दोनों मोनोसेक्राइड की इकाइयां क्या होती हैं, ग्लूकोज। अब ध्यान रखें कि डाइसेक्राइड हो या कह सकते हैं, पर ओलिगोसेक्राइड में जो मोनोसेक्राइड की इकाइयां होती है ना, अरे वो ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़ी रहती हैं भैया ना। अरे कौन से बंध के द्वारा, ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा ना। इस बात को मैं लिखने वाला हूं, एक ओलिगोसेक्राइड में ना, और जो मोनोसेक्राइड की इकाइयां हैं उसके आधार पर उसको हम डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड ऐसे वर्गीकृत कर सकते हैं ना। तो अगला पॉइंट क्या लिख सकता हूं मैं कि ओलिगो, ये थोड़ा थ्योरेटिकली है बच्चों ना, सेक्राइड में उपस्थित मोनोसेकेराइड इकाइयों की संख्या के आधार पर इन्हें डाई, ट्राई, टेट्रा, ऐसे पेंटा, हेक्सा ना, डैश 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 सेकेराइड में बांटा जाता है ना, या बांटा गया है। ये लो, इसमें से अपने काम के कौन से हैं, अरे अपने काम के ये थे ना डाई वाले, है ना। अरे ये सारे ही क्या हैं, डाइसेकेराइड हैं, है ना। ये सारे ही क्या हैं, डाइसेकेराइड, दो दो मोनोसेकेराइड की इकाइयां हैं ना। अगला पॉइंट क्या लिख सकता हूं मैं, देखिए अगला, देखिए ओलिगोसेकेराइड में सेकेराइड में उपस्थित मोनोसेकेराइड की इकाइयां ग्लाइकोसाइडिक बोल दो या ग्लाइकोसिडिक बोल दो, एक ही बात है ना। ग्लाइकोसाइडिक, याद रखें बंध, कौन सा बंध, ग्लाइकोसाइडिक बंध। अरे ये याद रखना है बच्चों आपको ना, ये इंपॉर्टेंट है ना। ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़ी रहती है ना। ये इंपॉर्टेंट है ना, अरे ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ग्लाइकोसाइडिक बंध को याद रखें ना। एक देखो ओलिगोसेकेराइड में जो मोनोसेकेराइड की इकाइयां हैं, समान भी हो सकती हैं और अलग अलग भी हो सकती हैं ना। जैसे देखो समान तो किसमें है, अरे समान तो देखो माल्टोज में है ना, और अलग अलग किसमें है, अरे इसमें सुक्रोज में अलग है, और देखो लैक्टोज में भी कैसी है, अलग। तो क्या कहेंगे अगला पॉइंट कि ओलिगोसेकेराइड में
उपस्थित मोनोसैकेराइड की इकाइयां समान, और समान किसमें है? अरे समान इसमें है ना माल्टोज में, ये लो माल्टोज। वे भिन्न, और भिन्न किसमें है? अरे भिन्न सुक्रोज में है आपके, ये लो, और एक किसमें है? लैक्टोज में। किसमें बच्चों? लैक्टोज में ना हो सकती हैं। तो अपन को पढ़ना यही है सिलेबस में ना, मोनोसैकेराइड के अंदर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, और डाइसैकेराइड है ना, ओलिगोसैकेराइड में डाइसैकेराइड पढ़ना है। डाइसैकेराइड में भी 3 सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज इंपॉर्टेंट है ना, मैंने लिख दिया पहले इंपॉर्टेंट क्या इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़ना, क्या पढ़ना है आपको ना, ठीक है। अब चलेगा अपना पॉलीसैकेराइड, इसके बाद क्या चलेगा बच्चों? अपना पॉलीसैकेराइड। तो मैं अगली हेडिंग डालता हूं पॉलीसैकेराइड है ना, ये लीजिए पॉलीसैकेराइड। तीसरा पॉलीसैकेराइड। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी, क्या कहेंगे अपन कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर 10 से अधिक मोनोसैकेराइड की इकाइयां देते हैं ना, तो क्या कहेंगे? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि जल अपघटित होकर, जो कि जल अपघटित होकर 10 से अधिक मोनोसैकेराइड की इकाइयां देते हैं, पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं ना, पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल देखिए आप, हाँ जी, इसके एग्जाम्पल देखिए, एक तो है स्टार्च, सेल्यूलोज, ये लीजिए ग्लाइकोजन, और एक है गोंद। एक क्या है बच्चों? गोंद, ठीक है ना। स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, गोंद, ये पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल है ना। वही पॉलीसैकेराइड में मोनोसैकेराइड की इकाइयां कौन से बंध के द्वारा जुड़ी रहेंगी? अरे ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़ी रहेंगी ना, ठीक है ना। पॉलीसैकेराइड स्वाद में कैसे हैं? अरे मीठे नहीं होते, ये तो पीछे लिख रखा है अपना ना, तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए थोड़ा थ्योरेटिकली ये है ना, थ्योरेटिकली ये पढ़ना तो है ही अपन को ना, हाँ जी, पढ़ना तो है ही है। हाँ जी, नोट डाउन कर लिया आपने। आगे देखिए, क्वेश्चंस आते हैं यहां से, है ना। और 2-4 बातें लिख देता हूं मैं पॉलीसैकेराइड के लिए। देखो ना, अरे बहुत सारे पॉलीसैकेराइड होते हैं ना, 10 से ज्यादा है ना, तो क्या कह सकते हैं? बहुत सारे अणु मिलकर ना, अरे एक बड़ा अणु बनाते हैं ना, उसको बहुलक बोलते हैं। तो क्या कह सकते हैं कि पॉलीसैकेराइड है ये मोनोसैकेराइड के क्या होते हैं? बहुलक। तो अगला पॉइंट क्या लिख रहा हूं मैं? अगला पॉइंट देखिए अब,
हाँ जी, अगला पॉइंट देखिए आप, ये मोनोसैकेराइड के बहुलक होते हैं। ये मोनोसैकेराइड के बहुलक होते हैं ना। एक इनका जो सामान्य सूत्र है पॉलीसैकेराइड का, स्टार्च हो, ग्लाइकोजन हो, चाहे वो है ना, क्या नाम था आपका, सेलुलोज हो ना, तीनों का ही सूत्र। तो इनका सामान्य सूत्र याद रखें इसको, C6H10O5 का होल एंड होता है ना। ये लो, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये वाला पॉइंट बच्चों, अरे ये इंपॉर्टेंट है ना, ये वाला, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ना, ये लो मैं स्टार पॉइंट लगा दूं ना, ये इंपॉर्टेंट है ना। एक देखिए आगे, है ना, यानी इनमें मोनोसैकेराइड की इकाइयां ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़ी रहती हैं ना। मोनोसैकेराइड की इकाइयां किसके द्वारा जुड़ी रहती हैं बच्चों, अरे ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा ना। कौन से बंध के द्वारा, ग्लाइकोसाइडिक अरे बंध के द्वारा, ठीक है ना। ये याद रखना आपको ना, मैंने दोनों में ही लिख दिया ना, ये लो। तो ये मैंने है ना, अरे इसका मैंने क्या कर दिया, एक ये ना चाहो तो ना जल में एवले हैं, इसको भी लिख लो। चलो, ये जल में एवले वह स्वादहीन है ना, अरे मीठे नहीं थे ने, वह स्वादहीन होते हैं ना। ये लो, तो ये मैंने पॉलीसैकेराइड के बारे में सब कुछ लिख दिया ना। अब देखिए, एक तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है ना, अरे उनको हम एल्डोज बोलते हैं, जिनमें कीटोन होता है उनको कीटोज बोलते हैं ना। तो देखिए इसको मैं ना लिख देता हूं, ये तो हो गया खत्म अपना ना। अब मैं ना ये अलग से लिखा हुआ ना, अरे स्पेशल पॉइंट कर लो, ये लो ना, कुछ स्पेशल पॉइंट लिख रहा हूं मैं ना, मुख्य बिंदु है ना। देखिए क्या है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, एल्डोज तथा जिनमें कीटोन क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, उन्हें कीटोज कहते हैं ना। अरे जिनमें एल्डिहाइड होता है उनको एल्डोज, और जिनमें कीटोन होता है उनको कीटोज। ये लो, ये एल्डोज और ये कीटोज। इसका मतलब ग्लूकोज क्या है, एक एल्डोज शर्करा है ना, और फ्रक्टोज क्या है, एक कीटोज शर्करा है। मैंने यही तो कहा था, ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों का सूत्र सेम है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह, फ्रक्टोज में कीटोन क्रियात्मक समूह होता है ना, ठीक है।
अब देखिए एक चीज और देखिए आप, है ना, कुछ मोनोसैकेराइड को ना, कुछ मोनोसैकेराइड को ना यानी कुछ मोनोसैकेराइड को कार्बन की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर निम्न नाम दिया जाता है, निम्न नाम दिया जाता है ना। हाँ जी, देखिए कैसे देंगे, देखो मैं इधर लिख दूं कार्बन की संख्या में, कार्बन की संख्या सॉल्ट में, और देखो उसका नाम क्या देंगे ना, यानी शर्करा का नाम क्या दिया जाएगा ना, कितने कार्बन है तो शर्करा का नाम क्या देंगे ना। अब सुने, अगर एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह तो उसको एल्डोज कहेंगे ना उस शर्करा को, और कीटोन है तो कीटोज, यानी एल्डोज नाम तो क्या दिया जाएगा, कीटोज नाम क्या दिया जाएगा, ये एल्डोज और ये कीटोज। ये देखिए कीटोज, ठीक है ना। देखिए कार्बन की संख्या आपके जैसे मान लो ना, अरे 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, बहुत इतनी करनी है अपन को ना, तो 3 होते हैं ना, तो उस शर्करा, अरे जिस शर्करा में 3 कार्बन होते हैं, जिस शर्करा में कितने कार्बन है, 3 कार्बन, तो उसको हम बोलते हैं ट्रायोज। 4 होते हैं तो टेट्रोज, और जिस शर्करा में 5 कार्बन है उसको क्या कहेंगे अपन, पेंटोज, पेंटोज शुगर, और इसमें 6 होंगे उसको, अरे उसको हम हेक्सोज शुगर कहेंगे, है ना, हेक्सोज बोल दो या हेक्सोस, एक ही बात बच्चों ना, अरे ओएससी को ओस बोलो या ओस बोलो ना। मैंने क्या कहा कि जिस मोनोसैकेराइड में 3 कार्बन है उसका नाम ट्रायोज, 4 है तो टेट्रोज, 5 है तो पेंटोज, 6 है तो हेक्सोज। अब देखो अगर 3 कार्बन है और एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह तो 3 कार्बन के लिए ट्रायोज, एल्डिहाइड है तो एल्डोज, तो नाम क्या हो जाएगा, एल्डोज और ट्रायोज को मिला के, अरे एल्डो ट्रायोज, ये लो। ऐसे कीटोन क्रियात्मक समूह है तो क्या कहेंगे, 3 वाले को ट्रायोज, और कीटोन है तो कीटो ट्रायोज, ये लो कीटो, अरे कीटो ट्रायोज, क्या नाम है बच्चों, कीटो ट्रायोज। ऐसे देखो 4 के लिए क्या लिखूंगा मैं, अरे बस आपको कुछ नहीं, इनके आगे एल्डो और कीटो सब लगाना है ना, ट्रायोज टेट्रोज के आगे तो एल्डो टेट्रोज, ऐसे ही इसको एल्डो पेंटोज, ऐसे इनको एल्डो हेक्सोज, इधर वाले को देखो कुछ नहीं, कीटो शब्द लगा दो आप, कीटो टेट्रोज, और ऐसे कीटो पेंटोज, ये लो कितना सिंपल है, और ऐसे कीटो हेक्सोज, क्या नाम है बच्चों, कीटो हेक्सोज, ये लो। तो हमको तो ये याद रखना है ना, अरे ग्लूकोज है ना वो एक एल्डो हेक्सोज शर्करा है, अब ध्यान रखें हेक्सोज का मतलब 6 कार्बन, तो ग्लूकोज क्या है, एक एल्डो हेक्सोज, और फ्रक्टोज क्या है, कीटो हेक्सोज। यानी मैं ऐसे कह दूं देखो ना, अरे इसका एग्जांपल तो क्या हो जाएगा, ये तो ग्लूकोज हो गया, ये लो, और ये क्या हो गया, अरे ये फ्रक्टोज हो गया। तो मैं ऐसे बोलूं कभी कि ग्लूकोज एक एल्डो हेक्सोज शर्करा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड तो क्रियात्मक समूह है और 6 कार्बन है, इसलिए हेक्सोज, ठीक है ना। ऐसे राइबोज, डीऑक्सी राइबोज है वो पेंटोज शर्करा है, यानी 5 कार्बन होता है उनके अंदर, है ना। अरे कितने कार्बन होते हैं बच्चों, 5 कार्बन। एक बार मैं उधर देखता हूं, देखो देखो ना, वो लिख दिया क्या, कीटो दिख रहा है क्या, दिख रहा होगा आपको ना, कीटो हेक्सोज। चलिए देखिए, हाँ जी, तो देखिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं बच्चों ना, ठीक है।
आप साफ सुंदर नोट्स बनाया ना, ये थोड़ा थ्योरेटिकली था ना, अब बिल्कुल समझने का आएगा, रिएक्शंस वगैरह आएंगे बना आगे, ठीक है ना। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, अच्छे साफ सुंदर नोट्स बनाइए ना, हाँ, और अच्छे से पढ़े है ना। हाँ, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना, अरे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ना। हाँ, अब शेयर करना बंद कर दिया आपने वापस से ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्लासों को ना। हाँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ज्यादा से ज्यादा ना, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक, ओके, गुड नाइट, ठीक है बच्चों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहे ना, ठीक है ना।